जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एग्जाम आपके यूट्यूब चैनल पर। देखो बेटाओ, हम एसिड बेस एवं साल्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि साल्ट किसे कहते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और एवरीडे लाइफ में इनका क्या क्या उपयोग है। अच्छा, अधिकांश साल्ट वाले जो टॉपिक है उसमें कई बच्चों के सामने समस्याएं ये आती है कि सर ये जो साल्ट के निर्माण की इक्वेशंस है ये हमारी समझ में नहीं बैठती कि साल्ट का निर्माण कैसे हो रहा है, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो आज के इस सेशन में सबसे सिंपल और इजी तरीके से आपको इक्वेशन बनाना सिखाया जाएगा कि जो साल्ट है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और एवरीडे लाइफ में उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं अपन, जो लवण वाला चैप्टर है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं साल्ट है क्या। देखो बेटा, इससे पहले वाले जो टॉपिक है जिसमें अपन ने एसिड बेस के बारे में जनरल सी जानकारी देखी थी, जो एसिड है बेस है उनके जो रासायनिक गुणधर्म है जिनके बारे में अपन ने चर्चा की कर चुके हैं, पीएच स्केल के बारे में और सूचकों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में अपन केवल लवणों के बारे में पढ़ेंगे कि लवण क्या होते हैं और दैनिक जीवन में उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो लवण है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। देखो बेटा, लवण क्या है। अच्छा, जब आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, जो रासायनिक गुण पढ़े थे एसिड और बेस के, तब अपन ने पढ़ा था कि जो लवण होते हैं वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यानी आपने देखा है कि जो अम्ल है अगर उसकी अभिक्रिया क्षार से करवाई जाए तो जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, और साथ में ये जल का निर्माण करता। तो अगर आपसे ये पूछे कि लवण किसे कहते हैं तो आप ये कह सकते हो अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया से निर्मित जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है, उसे अपन साल्ट कहते हैं। अच्छा, ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच की अभिक्रिया को बेटा अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको उदाहरण लिखने हो, समीकरण लिखनी हो, तो बेटा कोई सा भी अम्ल ले लो। जैसे मैं बात करूं अम्ल में H2SO4, या अपन बात करें HCl, अगर अपन बात करें यहाँ पर Zn, या मैं बात करूं NaOH, ठीक है, तो यहां तो बन जाएगा ZnSO4, साथ में जल निकल जाएगा, और यहां क्या बनेगा बेटा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, यानी आप कोई सा भी अम्ल ले सकते हो, कोई सा भी क्षार ले सकते हो। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। सिंपल सी है, आपको कोई भी इक्वेशन रटनी नहीं है बेटा, बनानी आनी चाहिए, आपको बनाना सिखाया गया है। यहाँ अगर इक्वेशन संतुलित नहीं है तो अपन संतुलित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, SO4 1 बार है, SO4 यहाँ 1 बार है, यहाँ Zn 1 बार है, Zn 1 बार है। अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 थी, यहाँ 2 दूनी 4 हो गई, तो यहाँ 2 लगा दो 4। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार हो गई, तो ये समीकरण अपनी क्या हो गई, संतुलित। यहाँ H 1 बार है, वहां H 2 बार है, 2 लगा दो, तो यहाँ से Cl 2 बार होगा, Cl के आगे 2 लगा दो, Na के आगे 2 लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4 बार, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही बार है, 2 लगा दो, 2 दूनी 4 बार। यहाँ Cl 2 बार है, Cl 2 बार है, Na की संख्या 2 है, Na की संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, तो ये भी संतुलित है। तो आपको किसी भी प्रकार से समीकरणों को बेटा रटना नहीं है। अगर समीकरण अगर आप रटोगे ना तो कभी याद नहीं कर पाओगे। सिंपल से बेसिक तरीके से इनको समझते हुए चलो। ठीक है, तो ये आपके लवण की सामान्य सी परिभाषा थी। अपन इसकी थ्योरी देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि अपन को लिख के क्या आना है। तो देखो बेटा, सेम सी वही है जो भी अपन ने पढ़ा कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या निर्मित होते हैं, लवण व जल निर्मित होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप ये भी कह सकते हो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से निर्मित होने वाले पदार्थों को लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। यानी अगर एसिड और बेस कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट। एसिड एंड बेस कंबाइन होकर साल्ट का निर्माण करते हैं। आप अभिक्रिया देख सकते हो, जैसे अम्ल में अपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाएगा NaCl और H2O का निर्माण करता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा, लवण। ठीक है, इसे हम कहेंगे लवण। अच्छा, इस आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि लवण की 3 कैटेगरीज हो सकती है। लवण यहाँ 3 प्रकार के हो सकते हैं कि कुछ लवण तो होंगे अम्लीय लवण, कुछ लवण की पर बात करेंगे वो क्षारीय प्रकृति के लवण, और कुछ होंगे उदासीन प्रकृति के लवण। तो अम्लीय लवण तो कौन प्रदर्शित करेगा, क्षारीय गुण कौन करेगा और उदासीन गुण कौन प्रदर्शित करेगा,
इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन से जो लवण है वो क्षारीय लवण कहलाएंगे। तो अपन बात करते हैं अम्लीय लवण किसे कहेंगे या उदासीन लवण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले है अपने अम्लीय लवण। तो अपन बात करेंगे क्या, परबल अम्ल। परबल अम्ल की अगर अभिक्रिया दुर्बल क्षार से करवा दी जाए, अगर परबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बेटा बनने वाला लवण क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। देखो ध्यान रखना, लवण जहाँ जो अम्ल है वो परबल है, यानी अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, और जो क्षार है वो दुर्बल है, कम मात्रा में OH- आयन देता है। तो जो H+ आयन है वो OH को उदासीन करने के पश्चात भी जल में H+ आयनों की मात्रा शेष रह जाती है, इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि परबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना जो लवणीय विलयन है वो अम्लीय होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि परबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जबकि जो दुर्बल क्षार होता है वो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता। इसी कारण जल में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है और विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर मैं बात करूं क्षार के लवण की, तो आप ये कह सकते हो कि इस बार जो परबल क्षार है, परबल क्षार की अगर अपन अभिक्रिया बेटा दुर्बल अम्ल से करवा दें, दुर्बल अम्ल से करवाएं, तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्या होगा, क्षारीय लवण। क्या बनेगा, क्षारकीय लवण का निर्माण होगा। यानी परबल क्षार और दुर्बल अम्ल, परबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाला लवण क्या कहलाता है, क्षारकीय लवण कहलाता है। क्योंकि इस बार अपन बात करते हैं क्षार परबल है तो वो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जबकि अम्ल दुर्बल है तो वो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता। अगर अब अभिक्रिया की बात करें तो जैसे मैं बात करूं H2SO4 परबल अम्ल है, ठीक है, पर अगर हम बात करें NH4OH दुर्बल क्षार है, अगर इन दोनों की अभिक्रिया से जो बनने वाला लवण है NH4 की होल ट्वाइस इक्वल SO4 प्लस H2O, तो बेटा यहाँ पर जो अमोनियम सल्फेट लवण बना है इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति। तो ये अम्लीय प्रकृति का क्षार है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ परबल क्षार में तो NaOH, अगर NaOH की अभिक्रिया आप एसिटिक अम्ल से करवा दो CH3COOH, तो बेटा इससे बनने वाला जो लवण होगा CH3COONA प्लस H2O, तो ये वाला जो लवण होगा बेटा ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, तो क्षार अपना प्रभाव दिखाता है। क्या होगा यदि अगर अपन परबल अम्ल की अभिक्रिया, अगर हमारे पास अम्ल भी क्या हो परबल और क्षार भी क्या हो परबल, तो इन दोनों की क्रिया से बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा होगा बेटा, उदासीन लवण होगा। कैसा लवण होगा, उदासीन लवण होगा। ठीक है, अगर अम्ल कैसा हो परबल, अम्ल परबल प्लस परबली क्या है क्षार, जैसे मैं बात करूं HCl प्लस NaOH, तो यहां बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये जो NaCl है किस प्रकार का लवण है, उदासीन। या मैं अगर बात करूं कि अम्ल भी दुर्बल हो, अम्ल भी कैसा हो जाए दुर्बल, प्लस दुर्बल क्षार से अभिक्रिया हो, क्षार भी दुर्बल ही होना चाहिए। इन दोनों की अभिक्रिया से, जैसे मैं बात करूं CH3COOH एसिटिक अम्ल की अगर अभिक्रिया हम मिल्क को मैग्नीशिया से करवा दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार से, तो इनसे जो बनने वाला लवण है बेटा वो भी कैसा होगा, ये उदासीन लवण का उदाहरण है। कौन से लवण का उदाहरण आ जाएगा, उदासीन लवण का उदाहरण आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी तरीके से है, परिभाषाएं हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान से देखना और पढ़ना है। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है लवण किसे कहते हैं, या अम्लीय लवण के उदाहरण दीजिए, क्षारीय लवण के उदाहरण दीजिए, या उदासीन लवण के उदाहरण दीजिए। एग्जाम में पूछा भी गया है कि अम्लीय लवणों की पहचान कीजिए या क्षारीय लवणों की पहचान कीजिए। तो इसको विशेष रूप से उदाहरणों से ध्यान रखना। जहां अगर आपको Na दिख रहा है, Na दिख रहा है, और अगर Cl दिख रहा है या SO4 दिख रहा है, तो बेटा वो उदासीन होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है क्षार प्रबल है। ध्यान रखना H2SO4 सिलेबस के NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो H2SO4 HCl और HNO3 अगर किसी भी क्षार के अंत में, सॉरी किसी भी लवण के अंत में अगर आपको SO4 मिले, Cl मिले या NO3 मिले, तो या तो वो अम्लीय हो सकता है या फिर उदासीन। इसी प्रकार से अगर क्षार में आपको Na मिले या K मिले, तो वो अगर इनके साथ मिले तो उदासीन है, या अगर ये इनके साथ नहीं मिले तो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनकी पहचान करनी है। एक बार इनकी थ्योरी देख लेते हैं अपन। देखो बेटा लिखना कैसे है, अगर एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी जाए तो आपको सीधा सीधा बताना है
परबल अम्ल और परबल क्षार। लवण कैसे होंगे? उदासीन, जैसे HCl और NaOH, NaCl, ठीक है। इसी प्रकार परबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो लवण कैसा होगा? अम्लीय लवण, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अम्ल दुर्बल हो, क्षार प्रबल हो, तो बनने वाला लवण कैसा होता है? क्षारकीय लवण होता है। जैसे अपन बात करें, ये दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो बनने वाला लवण कैसा हो गया? ये क्षारीय, ठीक है। ये किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण, ठीक है। ये कैसा लवण है? उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेस है, ठीक है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अपन बेटा ध्यान देते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो रसायन है वो कौन कौन से काम में आते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ लवण, और उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 सोडियम क्लोराइड। देखो बेटा इनमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो इनका साधारण नाम, एक तो आपको पता होना चाहिए इनका साधारण नाम, ठीक है। एक इनका सूत्र, एक इनका अणुसूत्र, और एक बेटा इनका नाम पता होना चाहिए रासायनिक, रासायनिक नाम। 3 चीज हो गई। एक इनका निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। एक इनकी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण, और एक है इनके उपयोग, ठीक है। उपयोगों में मैक्सिमम 4 याद कर लेना, जिससे ज्यादा आपको याद नहीं करने। अब अपन बात करते हैं सबसे पहला जो अपना लवण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का मतलब तो हो गया Na और क्लोराइड का मतलब Cl, दोनों की संयोजकता एक एक होती है, सूत्र बन जाएगा NaCl। साधारण नाम में इसको अपन लिखेंगे, इसको कहते हैं साधारण नमक। साधारण भाषा में इसको अपन जानते हैं साधारण नमक के नाम से इसको अपन जानते हैं। रासायनिक क्या नाम हो जाएगा बेटा? Na से तो हो जाएगा बेटा सोडियम, Na से तो क्या आ गया? सोडियम, और Cl से क्या हो गया? क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेटा सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नमक। नमक के अगर अपन निर्माण की बात करें तो समुद्र के खारे पानी से, या जहां भी खारे पानी की झीलें, उन खारे पानी की झीलों के वाष्पीकरण से जो शेष पदार्थ बच जाता है, व्हाइट पदार्थ बच जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? नमक। तो समुद्र या खारे पानी की झीलों के वाष्पीकरण से नमक प्राप्त किया जाता है। या ये भी होता है कि प्राचीन समय में जो बड़े बड़े नमक के या खारे पानी के जो समुद्र थे वो सूख गए, और वो जहां लवण था, नमक था, वो उसे अपने जो कोयले की खाने हैं, जिस प्रकार से कोयला प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से उनको खानों से खोदकर प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपको ये पूछे कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, तो खारे पानी से, खारे पानी या समुद्री पानी, ठीक है, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से। किससे? वाष्पीकरण से बेटा नमक प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इस प्रकार जो भी नमक प्राप्त होता है उसमें मुख्यतः कैल्शियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, या अन्य प्रकार के जो क्लोराइड आयन होते हैं या जो लवण होते हैं उनकी अशुद्धियां पाई जाती है। इन लवणों को अपन HCl गैस, इनमें अपन क्या करते हैं? HCl को गैस के रूप में, HCl को गैस के रूप में प्रवाहित करवाते हैं और शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। इतना सा लिखना है, कोई इक्वेशन नहीं है इसमें, अपने पास कोई भी इक्वेशन इसमें नहीं है। तो समुद्र के या खारे पानी की झीलों को सुखाकर या प्राकृतिक कारणों से उनके सूख जाने से समुद्र से अपन खानों के रूप में नमक को प्राप्त करते हैं। अच्छा, जो कच्चा नमक होता है, अशुद्धियों युक्त नमक होता है, वो भूरे रंग का होता है, ठीक है। अशुद्धियों के कारण नमक का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? खनिज नमक भी कहते हैं। इस प्रकार के नमक को क्या कहा जाता है बेटा? खनिज नमक। इस प्रकार के नमक को कहा जाता है। क्लियर है? तो अपन इसको खनिज नमक कहते हैं। अब अपन बात करते हैं उपयोग की। इसके उपयोग देखो 4 उपयोग है, उनमें से एक उपयोग तो आप सीधा सीधा सा ध्यान रखना, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अन्य पदार्थों को बनाने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आपके जितने भी लवण आएंगे उसमें सब में अपन इस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये एक प्रयोग तो आप फिक्स करके रख चलना कि आपका जो आधा नंबर है वो कंफर्म हो जाए। प्रत्येक आपका जो उपयोग है वो आधे आधे नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में नमक का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग आप लिख सकते हो कि रसोई घरों में भोजन को में स्वाद बढ़ाने के लिए, रसोई घर में या भोजन बनाने में स्वाद के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है हमारे रसोई घरों में। तीसरा उपयोग आप ये कह सकते हो खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में भी अपन इसका उपयोग करते हैं।
कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः मांस और मछली के परिरक्षण में अपन नमक का उपयोग करते हैं। समुद्री क्षेत्रों में बड़े बड़े नमक के बोरों में मांस और मछली को भरकर रखा जाता है अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए। और एक चौथा अगर आप उपयोग लिखना चाहे तो अपन कह सकते हैं हिमीकरण के रूप में। अगर अपन हिमीकरण के रूप में बर्फ का, अगर जल को बर्फ में जल्दी शीघ्रता से बदलना है और वो शीघ्र ठोस से द्रव अवस्था में नहीं आए, इसके लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं बेटा? नमक का उपयोग किया जाता है। तो ये हिमीकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं नॉर्मली कि अपन को लिखना क्या है। देखो बेटा, अपन बात करते हैं नमक की, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सूत्र हो जाएगा इसका NaCl। साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण भाषा में इसको क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं। कैसे बनाते हैं? समुद्र के खारे पानी से प्राप्त किया जाता है। इसमें अशुद्धियां कैसी होती है? MgCl2 की CaCl2 के समान अशुद्धियां पाई जाती है। अच्छा, इन अशुद्धियों के कारण, अपद्रव्य के कारण इसके जो क्रिस्टल है वो बेटा भूरे रंग के होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं? खनिज नमक कहते हैं। अगर इसको शुद्ध करना है तो अपन क्या कहते हैं? HCl गैस प्रवाहित करके इसको शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। उपयोग देखिए बेटा, इसके मुख्यतः 4 उपयोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, हिमीकरण मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप इसको सभी जगह प्रयोग में ले सकते हैं। सारे रसायनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग आता है। तो ये हो गया आपके एक नमक। अब अपन बात करते हैं सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में चर्चा करते हैं, ये सेकंड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सबसे पहले वही आ गया कि इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NaOH। मैं बात करूं साधारण नाम की, जो इसका प्रचलित नाम है वो बेटा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो साधारण भाषा में इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। साधारण नाम हो गया कास्टिक सोडा, सूत्र हो गया NaOH, और रासायनिक नाम हो गया Na से सोडियम, OH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण कैसे करते हैं? अभी अपन ने कहा ना NaCl, तो अपन बात करेंगे NaCl के जलीय विलयन में। NaCl के जलीय विलयन में अपन क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करके किसका निर्माण किया जाता है बेटा? NaOH का निर्माण किया जाता है। अच्छा, इस प्रक्रिया में एक तो क्षार बनता है NaOH, साथ में क्या बनता है? क्लोरीन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। तो ये NaOH क्षार, और जो Cl2 है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन और क्षार दोनों का एक साथ निर्माण होता है, अतः इसकी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। विशेष नाम है, थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। अच्छा, डायग्राम से देख सकते हो कि अपन ने यहाँ से नमक का घोल लिया। ठीक है, अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एनाइन और कैटाइन। ठीक है, एनाइन और कैटाइन के रूप में अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एनोड और कैथोड, प्लस व माइनस। ठीक है, इसमें अपन ने NaCl का घोल डाला, यहां से इसको 6 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित करके विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा NaCl है, जो इसमें NaCl है वो Cl माइनस और Na प्लस में विघटित हो जाएगा। जो Na है वो तो कैथोड की तरफ गति करेंगे, ठीक है, और जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ गति करेगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बेटा आपके कैथोड की तरफ निर्मुक्त होगी। और साथ में जो NaOH का घोल बनेगा उसे अपन यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। एक डायग्राम देख लेना, क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए नामांकित चित्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार गौर से जरूर देखना इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें अब ये भी पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है? तो एनोड पर। ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है कैथोड पर, और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है बेटा एनोड पर। ठीक है, इनका भी अलग अलग उपयोग है कि क्लोरीन का उपयोग किसमें करते हैं। जैसे क्लोरीन का उपयोग अपन जल की स्वच्छता में कर सकते हैं, जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में,
स्विमिंग पूल में भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्य पदार्थों के निर्माण में भी, इसमें अपन खाद बनाने में, मार्गनीर के रूप में, ईंधन के रूप में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है NaOH के निर्माण की समीकरण। तो देखो बेटा समीकरण कैसे बनानी है। अपन ने कहा नमक NaCl प्लस H2O, इन्हीं का है। क्या प्रवाहित कर रहे हो आप? विद्युत धारा, विद्युत। क्या बनेगा? सीधा सीधा सा बनाना है, NaOH का निर्माण करेंगे, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये हो जाएगी बेटा इक्वेशन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इक्वेशन सबकी आनी चाहिए। आप कह रहे हो नमक के जलीय विलयन में, तो नमक का मतलब हो गया NaCl, जलीय विलयन मतलब H2O, दोनों का मिश्रण है। जैसे अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl Na प्लस और Cl में विघटित हो जाएगा, ठीक है। जल में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन अलग हो जाएंगे, तो NaOH आयन से क्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में हमारे को जो एनोड है उस पर क्लोरीन गैस और कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। उपयोग की बात करते हैं अपन, इसका उपयोग किस में करते हैं, ठीक है। तो देखो एक ये प्रबल क्षार है, ठीक है। तो इसका उपयोग अपन एक तो साबुन बनाने में करते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं। सफाई कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग जो आपको बताया गया है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी बेटा अपन इसका उपयोग करते हैं। कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, साबुन उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। एक बार अपन थ्योरी और देख लेते हैं इसकी। बेटा अगर आपको ये इस प्रकार से समझ में आ गया ना, तो थ्योरी सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो जो इसका एक्यूट सॉल्यूशन है जलीय विलयन, उससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे, क्या बनेगा, क्लोरीन गैस इज आल्सो लिबरेटेड, क्लोरीन गैस भी बनती है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ ही क्लोरीन गैस भी निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं। क्लोर एल्केलाई रिएक्शन, क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, समीकरण NaCl H2O, NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, उसको संतुलित किया जाना भी आवश्यक है। आप यहाँ लिख सकते हो विद्युत, यहाँ आएगा बेटा विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अपन नमक के जलीय विलयन में, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन उपयोग, यूजेस देखो बेटा इनके, किस किस रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। देखो साबुन व कागज उद्योग में, ठीक है, शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में या पेट्रोलियम के शोधन में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। वसा व तेलों के निर्माण में, साबुन और अपमार्जक बनाने में वसा और तेल आते हैं, उन्हीं वसा और तेलों के निर्माण में भी अपन NaOH का उपयोग कर सकते हैं। किसके उपयोग है ये, NaOH के उपयोग, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आपको बताना ही बताना है। कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। तो आपको 4 उपयोग इसमें से ध्यान रखने हैं, मुख्य रूप से अधिकतम 4 उपयोग अगर आप याद कर लोगे तो एग्जाम में 2 उपयोग पूछे जाए तो 2 और 4 पूछे जाए तो 4 आपको करने हैं। तो शायद आपके समझ में आ रहा होगा बेटा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपको और अच्छे से समझा दी जाएगी। तो यहाँ उपयोग है, क्लियर है। तो आपके पास 2 लवण हो गए, एक तो अपन ने पढ़ा NaCl के बारे में, एक पढ़ा अपन ने NaOH के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अब देखो बेटा अपना जो अगला लवण है विरंजक चूर्ण, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, आप इसे इंपॉर्टेंट मान के चलना, इसमें से क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। 2025 की दृष्टि से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। साधारण नाम है बेटा इसका विरंजक चूर्ण। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2, रासायनिक नाम Ca से क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम, C से क्या हो गया, कैल्शियम, O से हो जाएगा ऑक्सी, और Cl2 मतलब क्लोराइड, तो इसका रासायनिक नाम है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बनाते कैसे हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना दोनों के सूत्र है। तो जो बिना बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उसमें अगर अपन क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सीधा विरंजक चूर्ण का सूत्र लिख दो और साथ में जल H2O, क्योंकि यह विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो आपको क्या बताना है कि शुष्क बुझे हुए चूने में लिखने के लिए अगर आपको थ्योरी लिखनी हो तो क्या लिखोगे, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। बेटा इक्वेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, संतुलित नहीं है तो आप कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से संतुलित है, अगर नहीं है तो आप देख लेना। अब बात करते हैं इसके उपयोगों की, ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं इनके नाम, निर्माण विधि और उपयोग। अब देखो विरंजक चूर्ण है, यानी ये कपड़ों से रंग हटाने में, उन्हें रंगहीन बनाने के काम करता है। तो अपन कह सकते हैं कि कागज उद्योग में या सूती वस्त्र या लिलियन के उद्योग में, तो अपन कह सकते हैं वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन के लिए, उनसे रंग दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, वेरी मोस्ट स्टार लगा लेना आप। पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में, पेयजल को जीवाणु या रोगाणु मुक्त करने में, जीवाणु मुक्त करने में भी हम विरंजक चूर्ण का, पेयजल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है, ध्यान रखना बेटा, पेयजल को शुद्ध करने में। ऑक्सीकारक के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट पदार्थ के रूप में, ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एक उपयोग आपको फिक्स बता रखा है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आपको सब में यही करना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाना है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य उपयोग हो गए। थ्योरी देखो बेटा इसकी, देखो इसमें रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साधारण नाम हो गया विरंजक चूर्ण, सूत्र हो जाएगा इसका CaOCl2, सूत्र क्या होगा CaOCl2। निर्माण कैसे हुआ, शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। जैसे ये शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनाए, सीधा विरंजक चूर्ण का निर्माण करना है, ठीक है। उपयोग देखते हैं इसके, मिनिमम 4 उपयोग आपको याद होने चाहिए। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने के लिए, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पेयजल को शुद्ध या जीवाणु मुक्त करने में, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये भी पूछा जा सकता है कि जो विरंजक चूर्ण है किस प्रकार से कपड़ों को रंगहीन करता है। तो जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अपन जल से करवाते हैं, ठीक है, तो ये नवजात परमाणु को ऑक्सीजन गैस देता है। जब अपन इसकी साथ में नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन गैस, और ये जो नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन गैस है जब रंगीन कपड़ों से क्रिया करती है, रंगीन कपड़ों से क्रिया करती है, तो ये उनको रंगहीन कर देती है। क्या कर देती है बेटा, रंगहीन कर देती है। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि ये कपड़ों से विरंजक के रूप में काम आती है। जो नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन गैस है वो इस काम को करती है, ठीक है। चौथा बेटा बेकिंग सोडा, जो आपके चौथा पॉइंट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहो या खाने का सोडा भी कह सकते हैं अपन, खाने का सोडा, ठीक है। सूत्र है NaSCO3, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बेटा, Na से सोडियम, Na से सोडियम, H का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब बेटा कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बेटा इसका निर्माण, मैं फिर कह रहा हूं बेटा निर्माण को रटना नहीं है, नॉर्मल सा ध्यान रखना है। ये कह रहा है नमक का उपयोग अगर अपन कच्चे पदार्थों के रूप में करें, जैसे NaCl, इसका जलीय विलयन ले लेते हैं H2O, ठीक है, इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करवाते हैं और एक अमोनिया गैस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इन सब के कारण हमारे पास निर्मित होगा एक तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस बनेगा NaHCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है, या खाने का सोडा या मीठा सोडा, ठीक है। इसका निर्माण, इस निर्माण की समीकरण ध्यान रखना, आप सीधा सही लिख सकते हो कच्चे पदार्थों में या नमक का, कच्चे पदार्थों के साथ नमक का उपयोग करके
या नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड करवा के अपन बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, देखो उपयोग, इसके नाम में ही उपयोग शामिल हो जाएंगे। एक तो हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा हमारे घरों में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, तो हमारे घरों में भोजन पकाने के रूप में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के उपयोग से जो भोजन है वो जल्दी पक जाता है। घरों में बनने वाले जो स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े हैं, फूले हुए पकोड़े हैं, ब्रेड व केक है, उनके निर्माण में भी अपन बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, यानी बेकिंग सोडा के उपयोग के द्वारा उनको निर्माण किया जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में, एंटासिड के रूप में, ठीक है, एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में भी बेटा इसका उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और एक हो गया प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो इसकी थ्योरी एक बार, खाने का सोडा भी कहते हैं इसको, साधारण नाम क्या है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, निर्माण कैसे होता है, कच्चे पदार्थों के साथ NaCl, कच्चे पदार्थों के रूप में कौन, H2O, CO2 और NH3, नमक के साथ जब इनका उपयोग करेंगे तो एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बनेगा बेकिंग सोडा। क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। उपयोग देखते हैं इसका, देखो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर बनाने में, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो जो बेटा बेकिंग पाउडर होता है ना, वो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है ना, बेकिंग पाउडर कहलाता है। 2015 एग्जाम में पूछा हुआ भी है बोर्ड परीक्षा में, है ना भाई, बेकिंग पाउडर के घटक बताइए, तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अग्निशमन यंत्रों में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दवाओं के निर्माण में, जैसे एंटासिड या अम्लता दूर करने वाली दवाओं के निर्माण में, और एक ये कॉमन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन बेसिक सी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखो बेटा, अच्छा ये प्रश्न पूछा जाता है कि खाना पकाते समय क्या या तो दो प्रश्न है, दो टाइप के प्रश्न है कि बेकिंग सोडा के उपयोग से ब्रेड व केक क्यों फूल जाते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या होता है जब खाद्य पदार्थों के साथ बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, रासायनिक समीकरण भी दो। तो देखो, जब खाद्य पदार्थों के साथ बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के कारण जो आपके खाद्य पदार्थ है, ब्रेड है, केक है, ये फूलकर स्पंजी हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। देखो NaCO3 को जब खाद्य पदार्थों के साथ गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, जिससे आपके जो खाद्य पदार्थ है, चाहे केक हो, ब्रेड हो, अन्य खाद्य पदार्थ वो फूलकर हल्के हो जाते हैं। समीकरण पूछे तो आप देख सकते हो कि 2NaHCO3, गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं इसको, ठीक है, उष्मा में ये Na2CO3 सोडा एस कहते हैं इसको बेटा, क्या कहते हैं, सोडा एस का निर्माण करता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थों के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये रासायनिक समीकरण भी आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा आपके पांचवा अच्छा ये हो गया कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, इंपोर्टेंट है, 2025 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अपना अगला पॉइंट है धावन सोडा, साधारण भाषा में अपन इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं ना, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2। ध्यान रखना बेटा, केवल Na2CO3 अगर अपन इतना सा लिखते हैं तो ये सोडा एस जैसे अभी बना है। दावन सोडा में 10 जल के अणु होते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अगर पूरा सूत्र लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या दावन सोडा। ठीक है, निर्माण देखिए, निर्माण किस प्रकार से हो रहा है इसका। अभी अपन ने बात की कि जो बेकिंग सोडा था NaHCO3, इसको अपन गर्म करते हैं,
इसको अपन क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे, ये गर्म करने का चिन्ह। तो ये जल के अणु त्याग कर सोडा एस बनाता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, अब जब सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इस सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा सोडियम कार्बोनेट या दावन सोडे का निर्माण होता है, दावन सोडे का निर्माण होता है। ध्यान रखना दोनों समीकरण। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो ये जल के अणु त्याग कर, जल के अणु त्याग कर सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस बनाता है। इस सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा दावन सोडे का निर्माण होता है। अपन बात करते हैं बेटा इसके उपयोग की। देखो क्या उपयोग है, तो सीधा सा एक तो हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखो नाम क्या है इसका, दावन सोडा। क्या नाम दिख रहा है, दावन सोडा, मतलब कपड़े धोने के काम में आता है, वस्त्रों की धुलाई में आता है, यानी वस्त्र उद्योग में। दूसरा, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, कठोर जल को मृदु करने में, बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग है ये। कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। कठोर जल को मृदु बनाने में किस यौगिक का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या दावन सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, देखो इसको एक बार, इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, निर्माण, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से दावन सोडा प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, NaCO3 आप गर्म कर रहे हो, Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 का पुनः क्रिस्टलीकरण, पुनः क्या करेंगे अपन, क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलीकरण से क्या बन जाएगा बेटा, दावन सोडा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, उपयोग जो भी आपको बताएं याद रख लेना। देखो कौन कौन से उपयोग थे, धुलाई व सफाई कार्य में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, साबुन निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज उद्योग, पेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग में। जल को, कठोर जल को आप ले सकते हो, है ना, कठोर जल को या खारे पानी को मृदु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 4 उपयोग तो आपको याद होने चाहिए, 4 यूजेस तो आपको पता होने ही होने चाहिए। देखो आगे, एक लास्ट यौगिक है अपना इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, छठा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं POP। क्या कहते हैं बेटा, POP, साधारण नाम है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, आधा जल का अणु है तो अपन कह देंगे इसको अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, आधा जल का अणु। निर्माण कैसे होता है, देखो निर्माण इंपॉर्टेंट है, समीकरण बनाना आता है, समीकरण को हिंदी में लिख देना है। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम है, किसका सूत्र है बेटा, जिप्सम को। अगर अपन जिप्सम को 373 केल्विन पर, 373 डिग्री सेल्सियस पर अपन गर्म करते हैं तो बेटा ये एक सही 1.5 जल का अणु त्याग कर CaSO4.1/2H2O का निर्माण करता है, और 1/2H2O 1.5 H2O के जल के अणुओं को ये त्याग देता है। ठीक है, तो ये इसके निर्माण की क्या लिखोगे, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर POP का निर्माण होता है। उपयोग सबसे इजी है शायद, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भवन निर्माण में, किसमें करते हैं, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। अच्छा, टूटी हुई हड्डियों को, जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको स्थिर रखने में, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में। ठीक है, अच्छा, फर्श को चिकना बनाने के रूप में,
मूर्तियां बनाने में, सजावटी सामान बनाने में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे उपयोग है। एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आपको मैक्सिमम 4 उपयोग इसके याद रखने। ठीक है, तो ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। ये लास्ट पॉइंट था। किससे निर्माण करते हैं? जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं। अच्छा, इसको पीओपी को है ना आर्द्ररोधी पात्रों में रखा जाता है, आर्द्ररोधी स्थानों पर। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये है ना जल से अभिक्रिया कर लेता है। किससे? जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? वापस जिप्सम बना लेता है, जो कि क्या होता है? कठोर होता है। फिर ये किसी काम का नहीं रहता, आसानी से टूटता नहीं है। इसलिए इसको आर्द्ररोधी पात्रों में या बर्तनों में रखा जाता है। ठीक है, एक बार इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं थ्योरी में। देखो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र है CaSO4.1/2H2O। साधारण भाषा में इसको पीओपी भी कहते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। ठीक है, इसके बाद में निर्माण जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है बेटा? पीओपी या जिप्सम। जैसे ये जिप्सम है 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, इस तापमान पे इसको गर्म करेंगे तो ये जिप्सम, ये पीओपी का निर्माण कर लेगा। ठीक है, उपयोग देखो। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर चढ़ाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब कभी चोट लग जाती है, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो अपन प्लास्टर चढ़ाते हैं। हाथ के पैरों की जो प्लास्टर चढ़ाते हैं बेटा, वो प्लास्टर किसका चढ़ा हुआ होता है? पीओपी का। भवन निर्माण में, आपके घरों में सफेदी के रूप में, भवन निर्माण के रूप में, सुंदर सुंदर डिजाइने देने के रूप में पीओपी का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में, दांतों में जो बीच में छेद हो जाते हैं, बीच में जो गैप हो जाता है, उस गैप को भरने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। अग्निशय पदार्थ के रूप में भी बेटा इसका उपयोग किया जाता है। एक लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो सब में आप लिख सकते हो, कर सकते हो। तो ये हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के भी रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो इसकी जल के साथ अभिक्रिया एग्जाम में आई हुई है, शायद 2023 के आसपास ये एग्जाम में आई थी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नमी या जल से क्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ये पीओपी जल से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है बेटा? जिप्सम बना रहा है, जो कि कठोर पदार्थ है। ठीक है, ये अभिक्रिया भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक इसके बाद में अपने पास है क्रिस्टल जल। देखो, ये आपके ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये आधा जलकाणु क्या है, 1.5 जलकाणु क्या है, 2 क्या है बेटा? इनको अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल। अपन कह सकते हैं लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। जैसे भी आपने पढ़ा दावन सोडा Na2SO4.10H2O, तो उसमें जो 10 जल के अणु थे वो कैसे थे? क्रिस्टलन के जल थे। जिप्सम में 2, पीओपी में आधा। ठीक है, इसी प्रकार से एक नीला तोता होता है कॉपर सल्फेट, जिसमें 5 जल के अणु होते हैं। देख लो एक बार इसको, क्रिस्टलन जल। देखो, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे अपन बात करें दावन सोडा 10 जल के अणु हैं, अगर जिप्सम की बात करें तो 2 क्रिस्टलन के जल, फिटकरी की बात करें तो 24, नीला तोता कॉपर सल्फेट 5 जल के जो अणु हैं वो क्रिस्टलन के जल कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने चैप्टर में जो मेन चीजें थी बेटा वो कंप्लीट है। ठीक है, ये जो मुख्य पार्ट्स थे अपने इस चैप्टर के वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप कंप्लीट रूप से इसको पढ़ें और रिवीजन करें। ध्यान रखना, इससे कोई छोटे छोटे क्वेश्चन बने, जैसे लवण का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, इसकी चालकता की जांच करने के लिए नामांकित चित्र हो, या आपको पूछे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल ही H+ आयन जलीय विलयन में ही अपने H+ आयन देते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, इसलिए जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। शुष्क अवस्था में नहीं देते, इसलिए शुष्क अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में जो बीच में प्रश्न संख्या पे दिए गए और पीछे क्वेश्चन दिए गए, उनका आप अवलोकन करें, उनका अध्ययन करें, वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस सेशन में अपन ने आज कंप्लीट जो सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस और साल्ट, उसको कंप्लीट कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने
इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके लेक्चर देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो का जो ऑप्शन है वो स्क्रीन पे आपके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, वहां आप क्लिक करके उस पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो चैप्टर से संबंधित तो उसके नीचे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है बेटा उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे फॉलो करें। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।